हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट से फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। पहले हमारे चैनल का नाम था लेट्स लर्न विद देविका। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम चैनल का नाम चेंज कर लो क्योंकि सर्च में मिलता नहीं है। तो अब से हमारे चैनल का नाम है स्टडी एंड लर्न पॉइंट। आज मैं आपको करवाऊंगी लेबर लॉ के कुछ एमसीक्यूज़। इसमें 50+ एमसीक्यूज़ हैं, अप्रॉक्सीमेट 60 एमसीक्यूज़ हैं। और इन एमसीक्यूज़ में टॉपिक कवर होंगे आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट एंड आईएलओ। तो ये सारे टॉपिक हैं अप्रोक्सीमेट, ये 8-9 टॉपिक हैं। इनके एमसीक्यूज़ मैंने मिक्स वीडियो लेके आई हूँ ताकि जब हम टॉपिक वाइज टॉपिक करते हैं तो हमारे मोस्टली आंसर सही जाते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में मिक्स क्वेश्चंस आते हैं ना तो उस टाइम पे कन्फ्यूजन होती है। तो वो कन्फ्यूजन आपको क्रिएट ना हो और आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो इसीलिए मैं मिक्स लेबर लॉ के मिक्स एमसीक्यूज़ लाई हूँ। मैं ट्राई करूँगी कि ये वीडियो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर हो जाए। अगर ये कवर नहीं होते तो मैं इसको 2 पार्ट्स में करवाऊँगी क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है, तो वो मोस्टली स्टूडेंट छोटे वीडियो ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है डैश रेफर टू ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टीज कंसर्न विद इंडस्ट्रीज। ये इसका आंसर आप बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि सभी पार्टियों और इंडस्ट्री के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे क्या कहते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं, ह्यूमन रिलेशन, जनरल रिलेशन या ऑल ऑफ दिस रिलेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन डज नॉट इंक्लूड। आईआर में इन चारों ऑप्शन में से किसका स्कोप इंक्लूड नहीं है। ये चारों ऑप्शन आप ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन इंक्लूड नहीं है। दूसरा है एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन का रिलेशन इंक्लूड नहीं है। तीसरा है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन रिलेशन। एंड द लास्ट वन ऑप्शन इज एम्प्लॉय एंड कस्टमर रिलेशन। तो इसका आंसर है कि एम्प्लॉय और कस्टमर रिलेशन आईआर में इंक्लूड नहीं होता। ये तीनों ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों इंक्लूड हैं, जबकि ऑप्शन डी इंक्लूड नहीं होता। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसके अभी जैसे ये हाईलाइट गायब हो जाता है, आपको इसके आंसर पीडीएफ के लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं करवा ही रही हूँ, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा जब आप ये क्वेश्चन रिवाइज करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, डोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन आर। इंडस्ट्रियल रिलेशन के डोमिनेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं। कोऑपरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ दीज। इंडस्ट्रियल रिलेशन में देखो कोऑपरेशन भी होता है और कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग आईआर। इंडस्ट्रियल रिलेशन को इनमें से कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, ऑल ऑफ दिस फैक्टर। इसका आंसर है ये सभी फैक्टर हमें आईआर को अफेक्ट करते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, सोशल फैक्टर का मीनिंग क्या होता है। क्योंकि एक क्वेश्चन से अगर आप इन तीनों ऑप्शंस के भी क्वेश्चन आंसर ढूंढोगे तो अगर 60 क्वेश्चन हुए तो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इनमें से इंडस्ट्रियल रिलेशन के स्कोप में क्या नहीं आता। लेबर रिलेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, ग्रुप रिलेशन एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है लेबर रिलेशन। खाली लेबर रिलेशन नहीं आते, ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशन में हो तो वहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन आते हैं और ग्रुप रिलेशंस भी आते हैं। ओनली लेबर रिलेशंस नहीं आते कि मतलब
जैसे एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो आपस में दोस्ती वोस्ती रख रहे हैं, तो वो रिलेशन इसमें इंक्लूड नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 6, मेन एक्सपेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मेन एक्सपेक्ट क्या है? आप ऑप्शंस देखो। ऑप्शन है प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी मैनेजर एंड लेबर रिलेशन। ऑप्शन बी मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस एंड अवॉइडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ऑप्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने बताया था कि लेबर रिलेशन नहीं आते, लेकिन यहाँ पर इसने बोला है कि मैनेजर और लेबर रिलेशन, मैनेजर के लेबर रिलेशन में आते हैं, इंडस्ट्रियल पीस भी आता है और अवॉइडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को अवॉइड करना भी आता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी आता है। देन इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नॉट अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट नहीं करता? तो पॉलिटिकल फैक्टर करता है अफेक्ट, ग्लोबल फैक्टर भी करता है अफेक्ट। इसमें से हमें बताना कि कौन सा नहीं करता, तो इसका आंसर है साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट नहीं करता। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता देन आई लेट यू नो इन सेकेंड लेक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोचेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इनमें से इंडस्ट्रियल रिलेशन की अप्रोच कौन सी है? गांधीयन अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, ऑक्सफोर्ड अप्रोच, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आती है हमारी गांधीयन अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लेबर फेडरेशन वाज फाउंडेड इन 1920। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा 1920 में फाउंड हुआ था? तो आपको ऑप्शन में बताना है इंटक हुआ था, एटक हुआ था, यूटक हुआ था या एचएमएस हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इनकी सबकी फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, और इसका आंसर है एटक। क्वेश्चन नंबर 10, कलेक्टिव बार्गेनिंग वाज कंसिडर एज अपेक्स ऑफ आईआर सिस्टम इज कंसर्न विद। इसमें कहा गया है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग को किसने दिया था आईआर के सिस्टम में? तो इसको गांधी जी ने दिया था। गांधीयन अप्रोच चलाती है कलेक्टिव बार्गेनिंग, और वी गिरी ने इसको एडवोकेट किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईआर। इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है इनमें से? टू सेफगार्ड म्यूचुअल ट्रस्ट, टू रेज प्रोडक्टिविटी, टू अवॉइड इंडस्ट्रियल स्ट्राइक। तो आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव पता होने के लिए आपको सबसे पहले बेयर एक्ट में इसका ऑब्जेक्टिव चेक करना है, ठीक है। ऑप्शन से तो आपको लगेगा कि तीनों ही हैं, लेकिन ये तीनों नहीं हैं, तो इसका आंसर है डी। अब आप बेयर एक्ट में से चेक करके इसका ऑब्जेक्टिव कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ऑन एनी इंडस्ट्रियल मैटर आर नॉन एज। जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के नाम से, ह्यूमन रिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिलेशन, ऑल ऑफ दीज। जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में कोई डिस्प्यूट होता है ना, तो उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। देखो इंडस्ट्रियल आईडी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर किसी को भी इनके एमसीक्यूज में प्रॉब्लम हो रही हो और वो चाहते हैं कि मैं इसके पूरे के पूरे बेयर लेक्चर में लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी आपको ये दोनों एक्ट बहुत अच्छे तरीके से करवा सकूँ अलॉन्ग विद केसेस लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द यूटिलिटी ऑफ नॉन वायलेंस एज द मीन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज द प्रिंसिपल ऑफ। ये तो सभी को पता है कि नॉन वायलेंस किसने दिया था, तो नॉन वायलेंस किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, तो इसका आंसर है गांधीयन अप्रोच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ए डैश स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट, मेंटेन एंड इम्प्रूव इकोनॉमिक, सोशल एंड वोकेशनल इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर।
ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा क्या है जो प्रोटेक्ट करता है और इम्प्रूव भी करता है इकोनॉमिक, सोशल और वोकेशनल इंटरेस्ट इनके मेंबर के। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन है, एम्प्लॉयर यूनियन है, बोथ ए एंड सी है, या नन ऑफ दीज है। तो इस ट्रेड यूनियन में भी ये तीनों चीज़ होती हैं, एम्प्लॉयर यूनियन में भी होती हैं। तो इसका आंसर आपका होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन इंक्लूड, ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव में क्या इंक्लूड है? एम्प्लॉय कंपनसेशन इंक्लूड है, वर्किंग कंडीशन, रिकॉग्निशन एंड पार्टिसिपेशन इंक्लूड है, या ऑल ऑफ दिस? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट क्राइटेरिया आर यूज्ड टू एक्सेस वेदर अ ट्रेड यूनियन इज इंडिपेंडेंट? जब हमारी ट्रेड यूनियन इंडिपेंडेंट होती है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है? ठीक है, इसके ऑप्शन है वेयर इट्स नेम इम्प्लाई इंडिपेंडेंस, उसके नाम में लिखा होता है कि वो इंडिपेंडेंस है, या फिर इट्स बैकग्राउंड एंड द वे इट रिकॉग्नाइज एंड स्ट्रक्चर इटसेल्फ इंक्लूड्स इट्स फाइनेंस। ठीक है, उसका बैकग्राउंड को या वो अपना फाइनेंस खुद मैनेज कर रही है, इससे पता लगाते हैं। द साइज ऑफ इट्स मेंबरशिप, उसके मेंबरशिप का साइज़ क्या है, इनसे पता लगता है। इट्स फ्यूचर प्लान फॉर कोऑपरेशन विद एम्प्लॉय, या उसके फ्यूचर प्लान एम्प्लॉय के साथ कोऑपरेशन के लिए, इससे पता लगता है। तो देखो, जो भी इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन होती है ना, वो सेल्फ ड्रिवन होती है, वो अपने आप चलती है, खुद अपने आप को चलाती है खुद। ठीक है, तो उनको क्या करना होता है, उनको अपने फाइनेंस वगैरह खुद ही इंक्लूड करने होते हैं, खुद ही मैनेज करने होते हैं। देन इस क्वेश्चन में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लग रहे होंगे, बहुत एफर्ट करके मैं एमसीक्यूज आपके लिए ढूंढ के लाई हूँ। तो आप हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब करो, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। आर कलेक्टिव एग्रीमेंट लीगली इन्फॉर्मेशन, क्या जो कलेक्टिव एग्रीमेंट होते हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं? इसके ऑप्शंस हम देखते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क कमेटी क्या होती है, जॉइंट जेएमसी क्या होती है, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल क्या होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, एडजुडिकेशन क्या होता है, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी क्या होती है, बोर्ड ऑफ कोर्ट क्या होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, और किसमें कितने कितने मेंबर होते हैं ये भी पूछा जाता है, और इनके फंक्शंस भी पूछे जाते हैं, और इनके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं या नहीं होते, और ये भी पता होना चाहिए, और रिपोर्ट कब कब सबमिट होती है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो चलो अब हम देखते हैं कि कलेक्टिव एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल है। ऑप्शन नंबर ए, यस, अदरवाइज दे वुड बी वर्थलेस। ऑप्शन नंबर बी, नो दे आर नेवर लीगली इन्फोर्सेबल। ऑप्शन नंबर सी, दे आर प्रिज्यूम्ड नॉट टू बी लीगली इन्फोर्सेबल अनलेस द पार्टी एग्री अदरवाइज। ऑप्शन नंबर डी, ओनली दोज मेड विद ट्रेड यूनियन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, कलेक्टिव बार्गेनिंग किस लिए की जाती है? कलेक्टिव बार्गेनिंग हम की जाती है कि एमिकेबल सेटलमेंट हो सके, लेकिन उनका डिसीजन लीगली बाउंड नहीं होता जब तक कि पार्टी एग्री नहीं होती। अब ऐसा नहीं है कि आप कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हो और कलेक्टिव बार्गेनिंग में आपको जो डिसीजन मिला वो आपके लिए फाइनल डिसीजन ही होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18। Are employer obliged to provide information to trade union representative for collective bargaining purpose? क्या एम्प्लॉयर ऑब्लाइज होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव को कि कलेक्टिव बार्गेनिंग पर्पस के लिए? चलो अब हम देखते हैं। नो, बिकॉज इट वुड बी अनफेयर ऑन द एम्प्लॉय इन नेगोशिएशन। ऑप्शन नंबर बी, नो, बिकॉज देयर माइट बी अ लॉट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग विच द एम्प्लॉयर माइट नॉट विश टू नो। Option number C, yes, if it is information that employee representative need to carry on collective bargaining. Option number D, yes, but only if the union representative agree to keep it secret. अब देखो, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रही है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में वो आपसे सारी चीज़ें पूछेंगे ना कि आपका इशू क्या था, क्या नहीं था, आपका झगड़ा क्यों हुआ, आप क्या चाहते हो, वो सारी चीज़ें पूछेगा। तो हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यस, इफ़ इट इज़ इंफॉर्मेशन डैट एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव नीड टू कैरी ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग। अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए ज़रूरी है तो वो
इसका इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कैन एन एम्प्लॉयर रिफ्यूज टू एम्प्लॉय ए ट्रेड यूनियन मेंबर बिकॉज द एम्प्लॉयर रिगार्ड्स देम ऑल एज ट्रबल मेकर? ठीक है, क्या एम्प्लॉयर रिफ्यूज़ कर सकता है ट्रेड यूनियन मेंबर को एम्प्लॉय करने से क्योंकि उसे लग रहा है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी या वो ट्रबल मेकर है? तो ऑप्शन नंबर ए, यस एन एम्प्लॉयर में टेक एंड रिजेक्ट हु दे विश। ऑप्शन नंबर बी, ओनली इफ they do not have any current trade union member. Option number C, yes if they have suffered from lots of industrial action. Option number D, no it would be अनलॉफुल। तो ये अनलॉफुल होगा। आप कैसे बता सकते हो कि अगर आप अपनी ट्रेड यूनियन में आपका कोई मेंबर आ रहा है तो वो मतलब आपकी ट्रेड यूनियन के लिए हार्मफुल ही होगा? आप जब किसी कंपनी में जाते हो, कोई कंपनी का एचआर आपको रिक्रूट करता है तो एचआर नहीं बता सकता ना, तो ये तो अनलॉफुल हो गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट इज़ द गोल्डन फार्मूला? गोल्डन फार्मूला क्या है? ए फार्मूला विच डिस्क्राइब हाउ गोल्ड इज मेड। ये गोल्डन फार्मूला है? नहीं। ए फार्मूला डिस्क्राइब द बेस्ट एम्प्लॉय। ये गोल्डन फार्मूला है? नहीं। ए फार्मूला विच से दैट स्टैच्यूटरी प्रोटेक्शन इन टोर्ट कैन ओनली हैपन व्हेन द एक्शन इज इन कंटेम्पलेशन और फर्दरेंस ऑफ ए ट्रेड डिस्प्यूट। या फिर ए फार्मूला विच से दैट statutory protection in tort can only happen when the action is in contemplation or furtherance of an employer interest। तो देखो ये सी और डी ऑप्शन एक से लग रहे हैं। डी में कहा गया है कि वो ट्रेड यूनियन में जो स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन होते हैं उनके रिगार्डिंग, और सी में कहा गया है और डी में कहा गया है एम्प्लॉयर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Is it legal for a trade union to call together its worker in one factory and decide on a strike based on voting by raising hand? देखो इसमें ये कह रहा है कि क्या ये लीगल है कि मतलब ट्रेड यूनियन ने क्या करा, एक फैक्ट्री के लोगों को बुलाया, ये एक ट्रेड यूनियन बुलाया, काफ़ी लोगों को बुलाया और फैक्ट्री में डिसाइड कर लिया कि चलो हम तो स्ट्राइक करेंगे, हाथ उठाओ कौन कौन स्ट्राइक करना चाहता है। तो क्या ये लीगल है? मतलब एक लीडर ने अपने एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करा और उनसे कहा कि जो जो स्ट्राइक चाहता है वो अपने हाथ ऊपर कर दो, तो क्या ये लीगल है? तो चलो ऑप्शन देखते हैं। नो बिकॉज ऑल बैलेट हैव टू बी सीक्रेट। ऑप्शन बी, यस बिकॉज इट वॉज ओपन फेयर एंड ऑनेस्ट। ऑप्शन सी, नो बिकॉज सम पीपल विल अवे नॉट बी एबल टू वोट। ऑप्शन डी, यस बिकॉज दिस इज़ द वे दैट इट हैज़ ऑलवेज बीन डन। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, इसका आंसर है नो बिकॉज ऑल बैलेट्स हैव टू बी सीक्रेट। ठीक है, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर 22। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन में ए यूनियन रिफ्यूज टू एडमिट ए पर्सन और एक्सपेल ए मेंबर? ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें यूनियन रिफ्यूज़ कर सकती है कि हम इस पर्सन को एडमिट करेंगे या फिर निकालेंगे? चलो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। बिकॉज दे डू नॉट फील दे आर ए सूटेबल मेंबर, अगर उन्हें लगता है कि क्योंकि वो सूटेबल मेंबर नहीं है इसलिए। ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल मीन, वो उसको उसके पैसों से चेक करेंगे कि अमीर है या गरीब। ऑप्शन नंबर सी, ये टाइपिंग एरर हो गई। ऑप्शन नंबर सी देखो ये रहा, बिकॉज ऑफ मिसकंडक्ट, वो मिसकंडक्ट कर रहा है इसलिए। ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ देयर करंट स्टेट ऑफ हेल्थ, ये उसकी हेल्थ की करंट पोजीशन क्या है वो देखकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर वो मिसकंडक्ट करता है तो उसको एक्सपेल भी कर सकते हैं और एडमिट भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? इसमें से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रिगार्डिंग कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रू है? ऑप्शन नंबर ए, द डिस्प्यूट में रिलेट टू एम्प्लॉयमेंट, जो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी, द डिस्प्यूट में रिलेट टू नॉन एम्प्लॉयमेंट, डिस्प्यूट नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, मतलब नॉन एम्प्लॉयमेंट से हो गया कि आपकी कंपनी में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी काम करता है और वो घर जा रहा है और घर जाके उसके पड़ोसी से झगड़ा हो गया, तो वो नॉन एम्प्लॉयमेंट है, मतलब एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ। द डिस्प्यूट
मे बी बिटवीन वर्कर एंड वर्कर, दो वर्करों में आपस में लड़ाई हो गई, ठीक है। द डिस्प्यूट मे बी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट, या एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो वो क्या कहलाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कब बनता है, जब एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट दोनों में डिस्प्यूट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन टर्म ऑफ यूनियन बैलेट्स। यूनियन बैलेट्स के लिए इनमें से बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बैलेट इज़ द सिस्टम बाय विच यूनियन मेंबर वोट फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एक्शन। इंडस्ट्रियल एक्शन के लिए यूनियन मेंबर वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ऑप्शन बी में न्यू मेंबर को रिक्रूट करने के लिए वोटिंग हो रही है। ऑप्शन सी में किसी को निकालने के लिए वोटिंग हो रही है। ऑप्शन डी में इंफॉर्मेशन लिस्टिंग के लिए वोटिंग हो रही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज मीन बाय द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप भी दे सकते हो। अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ऑप्शन देखो। ऑप्शन नंबर ए प्रोसेस बाय विच यूनियन नेगोशिएट विद सप्लायर फॉर द प्रोविजन ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर के लिए यूनियन नेगोशिएट कर रही है सप्लायर से। ऑप्शन नंबर बी एक प्रोसेस बाय विच यूनियन मीट अनदर यूनियन टू डिस्कस रिक्रूटमेंट। एक यूनियन दूसरी यूनियन से मिल रही है कि रिक्रूटमेंट कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग बात करने के लिए। ऑप्शन सी ए प्रोसेस बाय विच यूनियन रिक्रूट न्यू मेंबर, या फिर एक यूनियन रिक्रूट कर रही है नए मेंबर। या ऑप्शन नंबर डी ए प्रोसेस बाय विच यूनियन नेगोशिएट विद एन एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर ऑन मैटर कंसर्निंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कि एक यूनियन है जो एम्प्लॉयर के बिहाफ पे मैटर कंसर्न कर रही है, मैटर डिस्कस कर रही है कि हमारे एम्प्लॉयमेंट की टर्म एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग में आएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल टॉर्ट। इसमें से इंडस्ट्रियल टॉर्ट क्या नहीं है। कॉन्स्पिरेंसी इंडस्ट्रियल टॉर्ट है, इंड्यूसमेंट इंडस्ट्रियल टॉर्ट है, इंटिमिडेशन इंडस्ट्रियल टॉर्ट है, लेकिन ग्रॉस मिसकंडक्ट इंडस्ट्रियल टॉर्ट में नहीं आता। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस में हुए हैं, या यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में हुए हैं, या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हुए हैं। तो ओवरऑल ये मिक्स क्वेश्चन हैं, तो आप इनको रिवाइज़ करना। क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हो सकता है कई स्टूडेंट को ये क्वेश्चन टफ भी लग रहे हों, क्योंकि कई बार होता है कि जब तक हम एक्ट नहीं पढ़ते तो क्वेश्चन हमें टफ लगते हैं। अगर आपको एक्ट के वीडियोज़ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए यूनियन डू वंस इट इज़ रिकॉग्नाइज। ठीक है, अब हम इसका आंसर देखते हैं। या तो वो अंगेज हो क्लोज शॉप में, ठीक है, या फिर वो अंगेज हो कलेक्टिव बार्गेनिंग में एम्प्लॉयर के साथ, या फिर वर्क प्लेस यूनियन हो, या फिर यूनियन स्टेटस। तो इसका आंसर होगा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में एम्प्लॉयर के साथ अंगेज हो। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रेड यूनियन। इसमें से ट्रेड यूनियन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। वॉलंटरी एसोसिएशन है ट्रेड यूनियन का कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन गोल है, इंटरमीडिएट या इंडिविजुअल एक्शन है। इनमें से पूछ रहा है विच इज़ नॉट। हमें क्वेश्चन पेपर में ध्यान देना, नॉट और नॉट पूछ रहा है या डज नॉट पूछ रहा है या पूछ रहा है कि है। तो इसका आंसर है इंडिविजुअल एक्शन। देखो वॉलंटरी एसोसिएशन भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है, कॉमन गोल होना चाहिए, इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 29। Which union is focused on making the skill of its member valuable and not easily replaceable in organization। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी यूनियन है जो अपने मेंबर के स्किल्स को वैल्यूएबल बनाती है, जो इजीली ऑर्गेनाइजेशन में रिप्लेसेबल नहीं हो सकते। इंडस्ट्रियल यूनियन, ऑक्यूपेशनल यूनियन, जर्नल यूनियन, या फिर वाइट कॉलर यूनियन। तो इसका आंसर है ऑक्यूपेशनल यूनियन, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ अब। ए यूनियन मीन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ द नॉन मैनुअल एम्प्लॉय इज कॉल्ड। एक यूनियन है जो नॉन मैनुअल एम्प्लॉय के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, वो कौन सी यूनियन, वो कहलाती है यूनियन? वाइट कॉलर यूनियन, ब्लू कॉलर यूनियन, ब्राउन कॉलर यूनियन, या नन ऑफ द अबव। अब आपको सबको पता होगा वाइट कॉलर यूनियन, ब्लू कॉलर यूनियन क्या है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। इसका आंसर है ब्राउन कॉलर यूनियन। एक ऐसी यूनियन है जो नॉन मैनुअल एम्प्लॉय होते हैं उनके इंटरेस्ट और प्रोटेक्ट के लिए आती है, ठीक है, आगे आती है, मतलब उनको राइट दिलाती है। अब इसके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और 30 क्वेश्चन और बचे हैं। ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं अभी कराऊंगी। मैं आपको PDF दिखा देती हूँ कि इसके मैंने क्वेश्चन किस तरह के रखे हुए हैं, क्वालिटी क्या है। सेकंड पार्ट में एज सुन एज पॉसिबल आऊँगी। इससे पहले आप इसका पूरा PDF देख लो। ये देखो इंडस्ट्रियल, ये देख लो आप, ठीक है। ये फैक्ट्री एक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ से फैक्ट्री एक्ट के स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आ गया, ठीक है। इसके बाद ये आपके आ गए ले ऑफ के क्वेश्चंस आ गए, पेमेंट ऑफ वेजेस के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, चेक ऑफ के हैं, और ये आपके आ गए पेमेंट ऑफ वेजेस के ही हैं। ये देखो आपके फैटल एक्सीडेंट ESI के भी आ गए हैं, इसमें ESI के एम्प्लॉय कंपनसेशन के भी हैं। ये मिक्स हैं, ILO के स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये देखो ILO के चल रहे हैं, लेबर पॉलिसीज़ के भी हैं और वेजेस के भी है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम भी है इसमें। ओवरऑल इसमें सारे टॉपिक मैंने मिक्स किए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी ताकि ये वीडियो आपका लंबा ना हो। ये आप देख सकते हो इसमें कितने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। इस PPT को बनाने में मुझे बहुत एफर्ट लगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो फॉरवर्ड करो। ये वीडियो रेलवे स्टाफ वेलफेयर के लिए बहुत यूज़फुल होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट APFC का नोटिफिकेशन आना है उसके लिए भी यूज़फुल होगी। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, एंड सेकंड पार्ट विल कम एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।